नमस्कार। शोम रतुड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करने आया हूँ स्वतंत्रता के पश्चात इतिहास के उस कालखंड के बारे में जिसमें क्या नहीं हुआ, जिसमें रहस्य, रोमांच, जासूसी, तिकड़ में देश के खिलाफ षड्यंत्र, विदेशी शक्तियों का प्रवेश, उनका प्रशासन में घुसना, इस ढंग का कुछ एक कालखंड में हुआ। जैसे आपने देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों में देखा होगा, जिसमें अय्यार होते हैं और जासूस होते हैं, इस ढंग से षड्यंत्र इस टाइप की चीज़ें हुआ करती। या आपने कभी अगर पढ़ा होगा मुग़ल दरबार के हरम में जो है जिस तरह गुटबाजी होती थी, जिस तरह सत्ता के लिए मार काट होती थी, या अपने लोगों को स्थापित करने के लिए दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र होता, उनकी आंखें निकाल दी जाती थी, उनकी हत्या होती थी। इस ढंग से एक षड्यंत्रों का सिलसिला। या जैसे आपने कई बॉलीवुड फिल्मों में देखा होगा कि CIA किस तरह अपने दुश्मन को मारने के लिए क्या क्या षड्यंत्र करती है। जैसे फिडेल कास्ट्रो को मारने के लिए कई प्लान किए गए। तो इस ढंग से जो रहस्य, रोमांच, षड्यंत्र जो हुआ था, जो होते हैं, वो इस कालखंड में हुआ। अब आप कहेंगे कि मैं इमरजेंसी की बात कर रहा हूँ। नहीं, इमरजेंसी में जो कुछ हुआ, हालांकि वो भी सब गलत हुआ, लेकिन वो खुल्लम खुला हुआ। जो हुआ साफ हुआ, सब ने देखा, उसमें कोई छुपाने जैसी बात थी नहीं। वो सब कुछ दुनिया के सामने था, जनता के सामने था, नेताओं के सामने था। सारी चीज़ें दुनिया देख रही थी क्या हो रहा है। लेकिन मैं जिस कालखंड की बात कर रहा हूँ उसमें इतने रहस्य थे कि अभी भी उस खंड की कुछ ही बातें सामने आई है, पूरी की पूरी बातें सामने नहीं आई हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 2004 से 2014 तक का जो UPA का शासनकाल था, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये बिल्कुल 100% इसी तरह का जो ये कालखंड था, जासूसों का, रहस्य रोमांच का, दूसरों को मार काट करने का। तो ये मैं उस कालखंड की बात कर रहा हूँ। अभी एक पाकिस्तान के पत्रकार या स्तंभकार नुसरत मिर्ज़ा ने ये बात कही कि मैंने कई बार देश में भारत में आया और विभिन्न जगहों से मैंने सूचनाएं प्राप्त करी। आमतौर पे जो पाकिस्तान के नागरिक आते हैं उनको 3 जगह के ही वीज़ा मिलता है, लेकिन वो इन्फ्लुएंस लोगों के प्रभाव से आया, जिसमें सांसद थे। नेचुरली सांसद कौन होंगे ये तो आप समझ ही सकते हैं। और उनका ये भी कहना था, उस पत्रकार का, कि जो उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी थे उनसे भी हमारी मुलाकात हुई। तो अब आप इस नेक्सस को समझ लीजिए और इसकी तुलना आप जिस रहस्य, रोमांच, अय्यारी और जासूसी की बात मैं कर रहा हूँ, या हरम में जो गुटबाजियाँ होती थी, उससे मिला के देखिएगा। हामिद अंसारी जी इस देश में 2 बार उपराष्ट्रपति बने। पूरे 75 साल के इतिहास में एक केवल दूसरा अवसर था जब कोई किसी व्यक्ति को दोबारा उपराष्ट्रपति बनाया गया हो। पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्णन। उनका तो कोई मुकाबला था ही नहीं। राधाकृष्णन जैसे विद्वान, फिलोसफर इस भारत में कम ही हुए। तो डॉक्टर राधाकृष्णन के बाद जो है हामिद अंसारी दूसरे व्यक्ति थे जिनको ये मौका मिला 2 बार उपराष्ट्रपति बनने का। उससे पहले ये ईरान में राजदूत रहे और कई जगह राजदूत रहे। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी भारत के प्रतिनिधि रहे और जितने भी मुस्लिम रिलेटेड चीज़ें हैं, माइनॉरिटी, उसके भी अल्पसंख्यक आयोग के भी अध्यक्ष रहे, AUM के भी कुलपति रहे। तो इनका पूरा का पूरा जो कार्यकाल था या जीवन था, ये सब इसी तरफ इस्लामिक ही रास्ते में चला। इनके पूर्वज जो है, जब
हैदराबाद का विलय की जब बात हुई और हैदराबाद के रजाकारों ने भारत सरकार के खिलाफ, भारतीय सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी, तो इनके पूर्वज उस लड़ाई में शामिल थे। तो अब आप इनकी मानसिकता सोच सकते हैं कि ये कौन लोग हैं। उसमें जब ये ईरान के राजदूत थे तो उस दौर के बारे में रॉ के अधिकारियों ने काफ़ी कुछ लिखा, इनके खिलाफ काफ़ी कुछ लिखा और प्रधानमंत्री को भी लिखा कि इनकी जांच की जाए। इनकी वजह से रॉ के कई अधिकारी मारे गए। तो एक व्यक्ति, अभी इन्होंने सफाई दी कि नहीं मैं किसी सम्मेलन की बात कर रहा, उस सम्मेलन में नहीं, मेरा उससे कोई संपर्क नहीं था और वो नहीं आया। फिर उस सम्मेलन के बारे में जो बताया गया वो ये था कि इन्होंने, इनके जो अधिकारी थे, डायरेक्टर थे इनके विभाग के, इनके सचिवालय के, उन्होंने जो जुडिशल एक सम्मेलन था एंटी टेररिज्म पे, तो उसमें ये नुसरत मिर्ज़ा को भी बुलाना चाह रहे थे, उन्होंने मना कर दिया। तो ये जल्दी से 20 मिनट के बाद ही उठ करके नाराज़ होकर के चले गए। लेकिन इससे पहले एक जामा मस्जिद में भी एक इस टाइप का सम्मेलन था जिसमें ये भी शरीक थे और वो भी शरीक थे। तो कहने का मतलब ये है कि कितनी पहुंच, क्या काल रहा होगा वो, जहां एक व्यक्ति जिसका स्पष्ट संबंध है, और फिर ये जो ईरान वाली बात पे क्या कहते हैं कि मैंने सरकार को बता दिया था, सरकार को सब कुछ पता है, लेकिन सरकार ने कभी ये बात सार्वजनिक नहीं करी। यानी जो कुछ गलत हुआ तो सरकार को पता है। सरकार तो आप जानते हैं कि किसकी सरकार रही है, अधिकांश समय किसकी सरकार रही है। तो ये जो उपराष्ट्रपति पद तक पहुंचे हैं और जिनके पाकिस्तान से सीधा लिंक है, तो कितनी बड़ी बात है कि देश का सर्वोच्च व्यक्ति में दूसरे पद पे स्थापित व्यक्ति के संबंध ऐसे हों। तो ये अकेला मामला नहीं है। अभी मैं आपको दूसरा बताता हूँ। ये तो एक बात हो गई किस ढंग से विदेशी शक्तियाँ अपने लोगों को इम्प्लांट करती हैं। अब मैं बताता हूँ कि जैसे जो गोधरा कांड हुआ था जिसमें 59 तीर्थ यात्रियों को जिंदा जलाया गया था, उसके बाद जो प्रतिक्रिया हुई तो गुजरात में दंगे हुए। वो दंगे कोई भारत में नए दंगे नहीं है, न ही गुजरात में कोई पहला अवसर था, हमेशा ही दंगे होते आए थे। बल्कि उसके बाद अब गुजरात में दंगों का सिलसिला बिल्कुल बंद हो गया। तो उन दंगों में तभी नए मोदी जी आए थे। उन्होंने पूरा प्रयास किया। उन्होंने आसपास के जो राज्य थे उनके मुख्यमंत्रियों से पुलिस की सहायता मांगी, मध्य प्रदेश से मांगी, महाराष्ट्र से मांगी और राजस्थान से मांगी। तीनों जगह कांग्रेस की सरकारें थी और तीनों ने अपनी पुलिस नहीं भेजी। फिर अल्टीमेटली किसी तरह भारत सरकार ने सेना को भेजा, तब जाकर के उन दंगों पे काबू किया गया। लेकिन उन दंगों, क्योंकि तब तक मोदी जी का व्यक्तित्व उभर चुका था, वो एक राष्ट्रवादी के रूप में उभर रहे थे, तो कांग्रेस और सोनिया गांधी की आंखों में वो खटक रहे थे। तो उन्होंने बाकायदा प्लान करके इनको नेस्ताबूद करने का प्लान किया, जिसमें तीस्ता शीतलवाड़ हो गई, संजीव भट्ट हो गया, एक श्रीश कुमार करके IPS हैं, और पूरा जो लेफ्ट लिबरल गैंग का जो मीडिया है, इकोसिस्टम है, वो सब उसी को लेकर के चलते रहे। कंप्लेंट पर कंप्लेंट, फर्जी सबूत, किसके इशारे पे? सोनिया गांधी के इशारे पे, कांग्रेस के इशारे पे। ये सब कुछ जो है 20 सालों तक चलता रहा। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा इन लोगों का वो है, नेटवर्क है। उसमें जुडिशरी भी मिली हुई थी, CBI और ये सब चीज़ें तो खैर सामान्य सी बात है। तो ये सब लोग मिल करके इसको ख़त्म करना चाहते। सारे NGO, तीस्ता शीतलवाड़ का जो सबरंग NGO है उसको पैसे मिलते थे। जैसे अभी एफिडेविट में बताया गया कि सोनिया गांधी ने उसको 30 लाख रुपए दिए। 30 लाख तो शायद क्योंकि कागजों में कहीं आया होगा, अदरवाइज इतने बड़े षड्यंत्र में 30 लाख कोई मायने नहीं रखते हैं। कम से कम
20-30 करोड़ तो कम से कम की बात है। हाँ, अकेले कांग्रेस ने नहीं दिया होगा, और भी शक्तियां हैं जो नरेंद्र मोदी को या बीजेपी को या हिंदुत्व को ख़त्म करना चाहती थी। तो इन शख्सों ने, इन षड्यंत्रकारियों ने इसको 20 साल तक खींच के रखा। तो ये काल कौन सा था? ये वो काल था जब हिंदुओं के खिलाफ विधिवत रूप से एक अभियान चलाया गया। विदेशों से पैसा आता था कन्वर्जन के लिए, लाखों डॉलर जो है कन्वर्जन के लिए आता था, और वो इस पैसे को कुछ लोगों की मदद करते और कुछ अपने अय्याशी के लिए करते थे। अब जब इस सरकार ने इन एनजीओ पर रोक लगा दी या उनसे हिसाब मांगा सिर्फ कि आप हिसाब दो, ठीक है आप वो करो, तो ये सब एनजीओ बंद हो गए। इसी दौर में कांग्रेस एक बिल लाना चाह रही थी, कम्युनल वायलेंस बिल। कम्युनल वायलेंस बिल ये ऐसा बिल था कि अगर कहीं पर भी दंगा हो तो आप जो दूसरा अल्पसंख्यक पक्ष जो है, किसी की भी जो बहुसंख्यक है, और बहुसंख्यक माने हिंदू, उसकी शिकायत कर दे, चाहे उसने खुद ही पत्थरबाजी करी हो, खुद ही आग जलाई हो, तो गिरफ्तार होगा। कौन होगा? हिंदू गिरफ्तार होगा। तो आज तक जितने भी पत्थरबाजी हो रही है, दंगे हो रहे हैं, अगर ये बिल आ गया होता, पास हो गया होगा संसद में, तो सारे हिंदू जो है जेलों में होते, और हिंदुओं की जो स्थिति होती इस देश में दोयम दर्जे के नागरिक की होती। जैसे औरंगजेब के समय में फिर भी ये था कि आप टैक्स दे दो, आप जजिया कर दे दो और कर लो, लेकिन इनके टाइम पे क्या था? ऐसा कुछ नहीं था। आप सीधे जेल जाइए, गिरफ्तार होइए, मतलब सीधे सीधे जो है हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बनाना था। तो मैं इसीलिए इस कालखंड को षड्यंत्रों का कालखंड कहता हूँ, देशद्रोह का कालखंड कहता हूँ। और अगर भविष्य में किसी ने सही इतिहास लिखा, अभी तो कुछ ही चीज़ें सामने आई हैं जो अगर नुसरत मिर्ज़ा बयान नहीं देता तो ये चीज़ें सामने नहीं आती। हालांकि हम सब जानते हैं कि कांग्रेस के पाकिस्तान से लिंक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मणिशंकर अय्यर वहाँ जाके बोलते हैं कि सरकार को हटाओ, तो ये कोई नई बात है। या जो बाघा बॉर्डर पे जो है मोमबत्तियाँ लेके जाते हैं, अमन की आशा करने वाले, ये सब वही लोग हैं। ये सब उसी गैंग का हिस्सा है, उसी इको सिस्टम का हिस्सा है, ये कोई अलग लोग नहीं है। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि ये अगर कभी सच्चा इतिहास लिखा जाएगा, तथ्यों पे लिखा जाएगा, और इस पूरे कालखंड की अगर जांच, सही सी जांच हो जाए, तब जा कर के देश के लोगों को पता चलेगा कि इस समय क्या क्या हुआ। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि जो जो लूट हुई, जो जो करप्शन हुआ, वो सब छोड़िए, पर मूल लोकतंत्र पे जो है जो प्रहार हुआ कि प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल से ऊपर कौन सा था? एनएसी, नेशनल एडवाइजरी कमेटी, जिसकी चेयरमैन सोनिया गांधी थी। प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल का को सिर्फ उनका आदेश का पालन करना था, और जो कुछ भी अगर वो निर्णय लेंगे उसको उन्हें एनएसी को सूचित करना था। एनएसी में कौन कौन लोग थे? जितने भी आज ये बौखलाए हुए हैं, जिनके एनजीओ चल रहे हैं, हर्षमंदर हो गया, ये योगेंद्र यादव हो गया, ऐसे कई लोग हैं जो इस कमेटी के वो थे, और जिनका एकमात्र उद्देश्य क्या था? हिंदुओं के मनोबल को तोड़ना। तो ये कल के दिन, आज नहीं, कल नहीं तो साल 2 साल में अगर बीजेपी सरकार बनी रही, 2024 और 2029 तक अगर बनी रही, तो ये सारे चिट्ठे, कच्चे पक्के चिट्ठे खुलेंगे, जनता के सामने आएंगे, और ये लोग उसका दंड भुगतेंगे। धन्यवाद। आज इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो सही लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।